really honored कि all of a sudden we called you and you was so kind. तो मैं डायरेक्ट सवाल करूँगा कि आप पाकिस्तान के मीडिया में स्पेशली बड़े कंट्रोवर्शियल भी हैं वाटर ट्रीटी के हवाले से, और आज की सिचुएशन में आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है, समझते भी हम उस तरफ भी आएंगे कि आपके साथ जो हुआ। ये जो वाटर ट्रीटी है पाकिस्तान की, 3 दरिया तो हम पहले दे चुके हैं, 3 जो रह गए हैं उसमें भी जो असल कहा जाता है, जो हमारे इल्म में, हम इतने एक्सपर्ट तो नहीं है, कि वो बिजली बना सकते हैं उन 3 पर और 20% पानी भी रोक सकते हैं। तो उसके बाद वो पानी छोड़ेंगे बिजली बनाने के बाद भी। ये कितना सच है और ये कितना गलत है? बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए हैं, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है आफाक साहब। तो ये मैं, क्योंकि टाइम ज़रा आपके पास भी ज़्यादा नहीं है, ट्रैवल करके आए हैं, तो ये मैं गुजारिश करता हूँ कि जो सिंध तास माहिदा है, इसको अगर देखें कि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुई जी। क्योंकि 3 दरिया हमारे पास रावी सतलज ब्यास आ रहे थे और झेलम चनाब इंडस, यानी कि 6 के 6 दरिया इंडिया से पाकिस्तान में फ्लो करके आते थे। अब पंजाब कंबाइंड था जिस वक्त और सिंध, इनकी डिस्प्यूट आपस में 1859 से चली आ रही थी। अच्छा। वो डिस्प्यूट अभी हल नहीं हुई थी तो पार्टीशन हो गई पंजाब। वो डिस्प्यूट क्या था? वो डिस्प्यूट ये था कि जो ऊपर मजीद ब्रिटिश वक्त पंजाब में या ऊपर ईस्ट पंजाब में जो नहरें निकाली गई थी, तो सिंध का ये था कि ये हम लोअर रैपेरियन हैं, तो लिहाजा ये उस तरह काम ना करें ताकि हमारा डेल्टा नीचे समुद्र में डिस्टर्ब होता है, हमारे यूजेज कम हो जाएंगे फ्यूचर में। अच्छा। उनका ये था। अच्छा, ये डिस्प्यूट जो है चल रही थी अभी, और एक एग्रीमेंट, ड्राफ्ट एग्रीमेंट चल रहा था पूरे पंजाब का और सिंध का। अच्छा, अब पंजाब की पार्टीशन हो गई। पंजाब की पार्टीशन इस तरह हुई कि दरिया सतलज से जो एक नहर निकलती थी पंजाब को सैराब करती थी, वो इंडिया के पास आ गया, एक हेड रेगुलेटर जहाँ से नहर निकलती है। जी जी जी। इसी तरह रावी वाला जो है, जहाँ से नहर निकलकर लाहौर में आपने देखा होगा एक नहर जा रही है जी, इसका हेड रेगुलेटर भी इंडिया में। अच्छा, अब नहरें पाकिस्तान में है, हेड रेगुलेटर इंडियन की तरफ है। मैं पार्टीशन की आ रहा है बात कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, अब इस पर जो उस वक्त आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बना था, उसने कहा था कि भाई हेड रेगुलेटर तो हैं इंडियन साइड पे, पानी जा रहा है पाकिस्तान की तरफ, तो इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं आएगा। तो उस वक्त दोनों जो लोग थे इधर, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ख्याल नहीं कि पानी को इस तरह डिस्टर्ब होगा। अब इंडिया जो है, जैसे ही पार्टीशन हुई, पानी कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, तो पाकिस्तान ने जब कंप्लेंट की पंजाब ने उनसे, तो उन्होंने कहा जी हेड रेगुलेटर हम चलाते हैं, खर्चा हम करते हैं, पानी आप मुफ्त में ले रहे हैं, तो हमें इसके कुछ चार्जेस दें। तो पाकिस्तान उस पर मान गया। लेकिन इवन देन उन्होंने ये डिस्टर्बेंस जारी रखी। जब ये डिस्टर्बेंस जारी रखी तो पंजाब पाकिस्तान ने फेडरल को रिपोर्ट किया कि ये तो हमारा पानी जो है बंद हो रहा है और हमारा तो इधर एग्रीकल्चर जो ज़राअत है उसको नुकसान होगा। तो वहाँ से फिर गए, गुलाम मोहम्मद होते थे फाइनेंस मिनिस्टर, जो बाद में गवर्नर जनरल बने, और साथ उनके गए तो पंजाब के मिनिस्टर मुमताज़ दौलताना और शौकत आजाद, ये पंजाब के मिनिस्टर थे जी। ये तीनों आदमी गए, नेहरू से भी मिले, और जो अथॉरिटी थी वहाँ से उन्होंने मुलाकात की। तो उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा कि ये पानी हमारा है, हम आपको ये पानी नहीं दे सकते, अगर आपने ये पानी लेना है तो आप ये साइन करें कि इस पानी पर आपका हक नहीं है, और जब तक आप कोई मुतबादल नहीं बना लेते हम आपको पानी देते रहेंगे। आपके ख्याल में पाकिस्तान के पास कोई मुतबादिल हो सकता था? तो ये तो अब उन्होंने इस वक्त बात की ना, तो जो गुलाम मोहम्मद थे वो थोड़ा सा नरम रखते थे गोशा, लेकिन जो पंजाब के 2 मिनिस्टर थे उन्होंने कहा ये इट्स नॉट पॉसिबल, ये पानी सदियों से बहकर आ रहा है ऊपर से नीचे, और नीचे वाले का पानी ऊपर वाला बंद नहीं कर सकता,
ये कस्टमरी प्रैक्टिसेस भी है और रूल्स इन्वोग भी यही हैं, नहीं हो सकता। लेकिन उनको मजबूरन करना पड़ा। उन्होंने बल्कि वर्ल्ड बैंक तक जो है टेलीफोनिक रब्ता करके उनको कहा कुछ हम सिफारिश करें, लेकिन इंडिया नहीं माना। और ये फिर वो साइन करके दे आए कि ठीक है जी, पानी आप चलाएं, जब तक हम अल्टरनेट नहीं कर लेते तो आप इसको चलाते रहें। अब ये डिस्प्यूट थी, फिर इसमें कई मीटिंग्स हुई गवर्नमेंट की तरफ से, दोनों तरफ से मीटिंग होती रही। और फिर ये ऐसा हुआ कि दोनों मुल्कों ने आपस में बैठना भी छोड़ दिया। इतनी तलख जो है ना आपस में ये बातें होती रही। एक कॉलियर मैगजीन यूएसए में आप बेहतर जानते होंगे निकलती थी, तो उसके चीफ एडिटर ने जो है वो डेविड लेंथ्याल, एक टेनेसी वैली के चेयरमैन होते थे, और अमेरिकन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भी चेयरमैन रह चुके थे। तो कॉलियर मैगजीन ने उनको कहा, वो इंजीनियर थे, उन्होंने कहा ये द टू कंट्रीज आर एट द ब्रिंक ऑफ वॉर, आप ज़रा जाकर जायज़ा तो लें क्या है वहाँ पर। तो वो जब इधर आए, पाकिस्तान इंडिया दोनों तरफ उन्होंने विज़िट किया कि इशू क्या है, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान चाहता है कि ये रावी सुतली ब्यास का पानी चलता रहे, इंडिया वो पानी कहता है हमने देना नहीं। अब कैसे मसला जो है हल हो। लेकिन डेविड लेंथ्याल समझदार आदमी था, जो है उसने देखा कि ये 3 दरिया भी हैं, इंडस, झेलम, चनाब भी हैं, पानी तो उनके पास वाफर है। लेकिन उसने ये प्रपोजल दी उस वक्त, उसने कहा कि अभी जो रावी सतलज का पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं पंजाब और ये नीचे पाकिस्तान, इसमें काफ़ी पानी है। इसमें पानी तो तकरीबन 26 मिलियन एकड़ फीट है। आप अभी को 10-12 मिलियन एकड़ फीट इस्तेमाल करें, अभी तो 10-12 फालतू है। तो जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो करते रहें, जो फालतू है उसको तकसीम कर लें। लेकिन इंडिया इस पर जो है वो एग्री नहीं किया। और डेविड लेंथ्याल ने जाकर कॉलियर मैगजीन वाले को रिपोर्ट दी, उन्होंने आर्टिकल एक लिखा। उसमें आर्टिकल में उसने लिखा था कि दी टू कंट्रीज आर एट द ब्रिंक ऑफ द वॉर, और वर्ल्ड बैंक जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो। तो फिर वर्ल्ड बैंक जो है ना इसमें 54 में इन्वॉल्व हुआ, और वर्ल्ड बैंक ने अल्टीमेट जो प्रपोजल थी वो ये दी कि पानी वाफर 3 दरिया इंडिया को दे दें, आप जो आपके पास 3 हैं इनका पानी लिंक कैनाल से इधर ले आए जहां आपने रकबा सराब करना है। सिंध और यानी झेलम, चनाब और इंडस से लिंक कैनाल्स बनाएं, और जो रकबा आप नहरें जिनका पानी खुश्क हो जाएगा इंडिया को देने के बाद, उन नहरों में वो पानी उधर से चलाएं, और आप उधर 2-3 डैम भी बना लें। पाकिस्तान ने कहा जी हमारे पास तो पैसा नहीं है कि हम इस तरह रिप्लेसमेंट वर्क्स इतने बड़े बड़े बना लें। तो वर्ल्ड बैंक ने फिर कहा कि हम अपने फ्रेंडली कंट्रीज़, दोस्त जो हैं, उनसे भी आपको लोन और ग्रांट्स लेकर देंगे, और चूंकि हमारा सिस्टम कंबाइंड था इंडिया के साथ, तो हमारा भी उधर एसेट से, उन्होंने कहा जी उनसे भी पैसे आपको हम दिलाएंगे, और अब ये सिस्टम दोनों के जब अलग-अलग हो जाएंगे तो शरारत ख़त्म हो जाएगी। आपके 3 दरिया अलग, उनके 3 दरिया अलग, वो पानी उधर ले जाएंगे। तो उस पर पाकिस्तान ने कहा जी ठीक है, इस पर ड्राफ्ट ट्रीटी शुरू हो गई। और जैसे ही ड्राफ्ट ट्रीटी शुरू हुई तो 58 का मार्शल आ गया, आपको मालूम है, अयूब खान साहब आ गए। अयूब खान को ये विरसे में डिस्प्यूट मिली, और वो चाहते थे कि इस इशू को जल्द हल किया जाए। उन्होंने ट्रीटी के ड्राफ्ट को एक फाइनल शेप दी। जब 58 के एंड में, तो 59 में इंडिया ने एक कंडीशन रख दी, फिर एक नई शर्त ले आए। उन्होंने कहा जो 3 दरिया आप इनको दे रहे हैं, इसमें हमें कुछ स्पेसिफाइड यूजेस दिए जाएं। तो आप बता दें कि इंडिया ने एक नई शर्त लगा दी। एक नई शर्त रख दी। वो नई शर्त ये थी कि जो 3 दरिया पाकिस्तान को एक्सक्लूसिवली दे रहे हैं, जिसमें चनाब था, फिर झेलम और फिर इंडस, उन्होंने कहा जी उस पर हमें कुछ इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए। और उन्होंने इस्तेमाल ये कहा कि बिजली बनाने के मंसूबे, तादाद कोई नहीं, और बिजली बनाने के मंसूबे के पानी बिजली बनाकर नीचे चला जाएगा, और कुछ थोड़ा सा हमें स्टोरेज भी दे दें वर्क, तो पानी हम थोड़ा सा ज़ख़ीरा भी कर लें।
उसको चाहे हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर लें, चाहे उसको हम बिजली में इस्तेमाल कर लेंगे। ये हो गए दो। तीसरा उन्होंने कहा जी हमें वहाँ पर तकरीबन 13 लाख एकड़ रकबा सैराब करने के लिए भी हमें पानी दरकार होगा। चौथा उन्होंने कहा जी हमें इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूजेस, नहाने के लिए, सैनिटरी के लिए, कोई शहर बनता है उसको पीने के लिए पानी चाहिए, वो दरिया से ले लें। और चौथा उन्होंने कहा जी हमें नेविगेशनल यूजेस, कश्ती रानी का हक भी दिया जाए। तो पाकिस्तान ने कहा कि ऑल ऑफ सडन ये एक नई, हम तो अभी ट्रीटी साइन करने वाले थे, और आपको ये मालूम कि जो शरूड लोग होते हैं जब बात कहीं पर पहुंच रही होती है तो वो एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, क्योंकि पार्टीज फिर वापस नहीं चाहती, फिर वो कहते हैं चलें इसको देख लेते हैं साथ। ये भी वर्ल्ड बैंक ने कहा, पाकिस्तान ने कहा ये तो हमारे लिए, हमने एक डिस्प्यूट किल करने के लिए 3 दरिया दे दिए, अगर इसमें भी इनके यूजेस आ गए ये तो कल फिर हमारे लिए मसला पैदा कर देंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम आपको इसके लिए सेफ गार्ड दे देते हैं, कुछ आपको तहफ़्फ़ुज़ात जो दे देते हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे कि जी इंडिया जो है प्लांट अपना प्रोजेक्ट इस तरह बनाएगा कि रोज़ का रोज़ पानी कम से कम आपको 50% मिले, और 1 हफ्ते का पानी आपको पूरा मिले, और डैम इस तरह का होगा कि गेट जो है वो इस तरह बनाएंगे, वो यानी कि टेक्निकल डिज़ाइन फीचर उसमें इस तरह के होंगे कि पाकिस्तान को नुकसान ना हो। एग्रीकल्चर यूज़ का उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को सालाना बता दिया करेंगे कि इतना हमारा रकबा सैराब हो गया। तो बाकी जो यूजेस थे वो तो आम यूजेस हैं, डोमेस्टिक हो गया या कश्ती रानी, उसमें पानी कंज्यूम नहीं होता, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये 2 चीज़ें थीं, तो उन्होंने कहा जी फ़र्ज़ करें अगर आपकी आपस में डिस्प्यूट हो जाती है, पानी देखो 3 आ रहे होते तो फिर तो कोई डिस्प्यूट नहीं थी, लेकिन जब ये स्पेसिफाइड यूजेस दे दिए तो उन्होंने कहा अगर आप ये है कि इंडिया जो है जब ये प्रोजेक्ट बनाने से 6 महीने पहले आपको इसका तमाम डिज़ाइन और डाटा देगा, और पाकिस्तान अगर समझता है कि ये प्रोजेक्ट हमें नुकसान देगा और जो डिज़ाइन क्राइटेरिया टीटी में दर्ज कर दिए हैं उसके मुताबिक नहीं है, तो फिर वो आपस में डिबेट करके, डिस्कशन करके आर्बिट्रेशन कमीशन लेवल पर मसले को हल कर लेंगे, या आर्बिट्रेशन में जाएंगे। अगर कमीशन हल नहीं कर सकती तो फिर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट मुकर्रर कर लें दोनों पार्टियां, एक इंजीनियर हो जो देखे जी, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज हैं वो देख लेगा। अगर वो टेक्निकल इंजीनियर जो है ये खुद मुकर्रर नहीं कर सकते तो फिर कोई भी पार्टी वर्ल्ड बैंक को दरख्वास्त कर देगी कि जी न्यूट्रल एक्सपर्ट एक अपॉइंट करें, वो कर देगी, और वो जो फिर फैसला करेगी वो फैसला दोनों उसको मानने के पाबंद होंगे। ठीक है जी, ये उन्होंने मैकेज़म उसमें। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा जी इसमें अगर ये तो हो गया टेक्निकल डिज़ाइन के मतलब, अगर इसमें आपका नॉन टेक्निकल या कोई लीगल इशू आ गया कि जी ये टीटी की है डेफिनेशन, हम ये कहते हैं वो दूसरे वो कहते हैं, तो उन्होंने कहा जी इसके लिए लीगल इशू के लिए भी कमीशन पहले बैठे, कमीशन के बाद गवर्नमेंट भी आपस में बैठ सकती हैं, गवर्नमेंट भी अगर रिजॉल्व नहीं कर सकती तो फिर कोई भी पार्टी वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट कर सकती है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए, और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगी, 7 मेंबर की होगी। 7 में से जब पाकिस्तान फर्ज करे दरख्वास्त देगा या इंडिया देता है तो वो 2 आर्बिट्रेटर के नाम साथ देगा। अच्छा, और वर्ल्ड बैंक के पास जब दरख्वास्त जाएगी तो वो दूसरी पार्टी से कहेगा जी आप अपने 2 दे दें, तो ये 4 हो गए। 3 जो है वो 3 जो है ना उसमें एक इंजीनियर होगा, एक लीगल होगा और एक चेयरमैन होगा। ये वर्ल्ड बैंक जो है टीटी में ये इन तीनों के लिए 2-2 इदारे लिख दिए हैं उन्होंने, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका है, जिसमें इंपीरियल कॉलेज है, मैसाचुसेट्स का इदारा है इंजीनियरिंग का। उन्होंने कहा जी उनको हम कहेंगे आप हमें हेल्प आउट करें, वो हमारे बंदे देंगे 2-2, और जो आप एग्री कर लेंगे वो बंदे हम लगा देंगे, तो इसका 7 मेंबर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बन जाए।
तो उस पर हुई कि अगर फ़र्ज़ करो एक बंदा है, पार्टी है, वो कहती है जी मैं नहीं समझता कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का केस है, तो फिर कहते हैं वो 2 आदमी भी साथ नहीं देगा अपने आर्बिट्रेटर, तो फिर 5 मेंबर की कोर्ट बन जाएगी और फैसला दे देगी। वो एक्सपर्ट होंगे। हाँ, और वो फैसला दोनों पर लागू होगा। लागू होगा। अच्छा, अब आ जाए, ये तो हो गया कि ट्रीटी इन 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 ये चीज़ों का अहाता करते हुए सितंबर जो है 1960 में साइन होगी कराची में, और ये इफेक्टिव का भाई 1/4/1960 से इफेक्ट हो। अच्छा, अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन का दौर शुरू हो गया। अब आप ये देख लें कि ये ट्रीटी सारी जो है ये चल रही है कि जो जैसे इंडिया चाहता था, क्योंकि Exactly. इंडिया ने पार्टीशन भी उसी तरह करवाई, हेड रेगुलेटर ऊपर रखे, दिक्कत हो, और इंडिया ये चाहता था, वो कुछ लोगों का ये ख्याल है और कुछ उन्होंने लोगों ने लिखा है कि अगर ये पानी नीचे जाता रहता तो ये पानी राजस्थान नहीं ले जा सकता था इंडिया। राजस्थान नहीं ले जा सकते। नहीं, कहाँ से ले जाता? उनके माइंड में ये था कि ये हम पानी छीनेंगे और अपना बीकानेर तक पानी को ले अब जाएंगे। इसमें एक सवाल पैदा होता है सर, ये सदियों से एक नेचुरल वाटर है जो आ रहा है, तो जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो उस वक्त आज का हिंदुस्तान भी ये 6 दरियाओं से पानी तो यूज करता होगा ना? बिल्कुल यकीनन करता होगा। करता हूँ। तो ये पार्टीशन इन्वायरमेंटल अगर हम उसमें देखें तो अननेचुरल नहीं है? बिल्कुल, यही तो मैं कहता हूँ कि जो भी कस्टमरी उस वक्त प्रैक्टिसेस थी या जो भी इन रूल इन्वोक थे उस वक्त, वो ऊपर वाला नीचे वाले का पानी नहीं रोक सकता था। और उस वक्त गुलाम मोहम्मद को कहा गया कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएं तो वो इंडिया को रोक देंगे। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये जो 2 मुल्कों का पार्टीशन है इस नेचुरल इन्वायरमेंट में वही गैर मंतकी है। वो तो देखिए जी, अब पार्टीशन को तो हम, क्योंकि उन्होंने जिसके बेसिस ये बनाए कि मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होगी वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान में होंगे, जिनमें कम होंगे वो तो पहले भी यहाँ मुसलमान हुकूमतें थी। वो तो जो है ना, वो अब इश्यू टेक्निकल से तो, लेकिन मगर पहले हिंदुस्तान यहाँ से पानी तो यूज करता था ना इन 6 दरियाओं। करता था। तो अगर वो ना करे तो वो कैसे सरवाइव करेगा? उसके पास और क्या है? एक ब्रह्मपुत्र है जो चाइना से आ रहा है, उसके पास तो वही है ना। मैंने गुजारिश की है ना कि जो डेविड लेंथियाल की प्रपोजल थी कि जो पानी दोनों इस्तेमाल करें ये करते जाएं, इसके बाद भी फालतू पानी है, फालतू पानी को भी आप तकसीम कर लें। पाकिस्तान तो ये चाहता था, पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि वो पानी बिल्कुल वो इस्तेमाल ना करें और ये करेंगे। उन्होंने कहा जी जो इस्तेमाल हो रहा है वो दोनों करते जाएं, इसके बाद भी जो फालतू पानी है वो भी आपस में हम तकसीम कर लें। इंडिया नहीं माना। लेकिन इंडिया नहीं माना। इंडिया के ज़हन में यही था कि हम राजस्थान की तरफ, ये हमारा क्लोजेस्ट पॉइंट है सतलज का, यहाँ से हम राजस्थान पानी ले जाएंगे। अगर ये पाकिस्तान को आधा पानी पाकिस्तान को फर्ज कर दे दिया तो हम किसी और जगह से पानी राजस्थान के लिए नहीं ला सकते। वो अब ले आए, वो राजस्थान कैनाल बनाई उन्होंने, राजस्थान बीकानेर तक उन्होंने कैनाल बना ली। ये जो 3 दरिया हमें नहीं मिले उससे क्या नुकसान हुआ? जो नहीं मिले, 2 दरिया जो नहीं मिले, 3 उसका नहीं मिले, पूरे 2 नहीं मिले, 2 ही हो गई, मतलब तीसरा तो वैसे उनके उधर ही मिल जाता है। ठीक है जी। अच्छा। अब ये है कि जो दरिया होते हैं ना जी, ये सिर्फ पानी का एक ट्रैक नहीं है, ये एक पूरी सिविलाइजेशन होती है। एक तो हमारी सिविलाइजेशन पूरी किल हो गई, हमारी उधर मट्टी उड़ने लग गई, रेत उड़ने लग गई दरियाओं में। ठीक है, जहाँ जो नहरें निकलती थी हमने उन नहरों को तो पानी दे दिया रिप्लेसमेंट बनाकर, लेकिन जो इसको कहते हैं जो पानी चल रहा होता है उसको कहते हैं परपेचुअल फ्लो। परपेचुअल फ्लो जो है ना वो रिप्लेसमेंट वर्क का मुतबादल हरगिज़ नहीं हो सकता। फिर ये है कि ये सिर्फ पानी चलता नहीं था, फ्लड में ये एरिया को रिचार्ज करता था, अंडरग्राउंड वाटर टेबल को मेंटेन करता था। तो जब ये पानी इंडिया के पास चला गया, उसने बंद कर दिया, तो वाटर टेबल तो नीचे चला जाएगा, तो इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम आ गया, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी। और दूसरा रिप्लेसमेंट कैनाल जो बनाएंगे वो इलाके को सेम करेंगी। फिर जो 2 डैम हम बनाएंगे उनकी लाइफ होगी, लाइफ उनकी होगी, उसमें रेत भर जाएगी। तो ये सौदा कोई जो है ये इतना कोई आसान नहीं था इसको। आपके दौर में भी जो आप पर इल्ज़ाम भी लगा
कि वो डैम बना रहा था और आपने कहीं इख्तलाफ किया, कि अब जो बताने वाले कहते हैं कि आपने कहा इंडिया गलत नहीं कह रहा है, वो डैम बना सकता है मगर डिज़ाइन पे कोई इशू था, तो जिस पर आप पर इल्ज़ाम लग गया। नहीं, वो मैं बताता हूँ, ये जो है ना, इल्ज़ाम तो जिस पे आप मर्ज़ी लगा लें, इल्ज़ाम तो उसी पे लगाएंगे जो काम करेगा, घर बैठे पर तो इल्ज़ाम नहीं होगा। ठीक, मेरे पास, मैं 1993 में कमिश्नर में कर रहा हूँ और मेरे पर इल्ज़ाम जो है 2000 जाकर 11 में क्यों लगता है? इधर तो 3 दिन काम ना करो, चौथे दिन आदमी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है जी। और ये इल्ज़ाम क्या था कि 2008 के आखिर में पीपल पार्टी आ गई इक़्तिदार में। आई वॉज कमिश्नर, स्टिल आई वॉज कमिश्नर, और बगलियार का इशू उस वक्त रिजॉल्व हो चुका था। बगलियार के लिए ये केस किसी एक बंदे, एक फ़र्द वाहिद का नहीं होता, यह रियासत का केस होता है। जी जी। अटार्नी जनरल होता है, इसमें फॉरेन ऑफिस होता है, लॉर्ड जस्टिस डिवीजन होती है, ये केस लेकर चलते हैं। या तो केस ना लें, इंडिया जैसे मर्जी बना ले, अगर केस लेकर चले हैं तो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो फैसला करेगा दोनों पार्टियों को मंजूर है। बगलियार का फैसला हो गया जो उन्होंने किया था। ठीक है, 2007 में उन्होंने फैसला किया उसका। अच्छा, अब 2008 के आखिर में पीपल पार्टी आती है और पीपल पार्टी आने के बाद उनके सदर साहब मीटिंग के लिए मुझे बुलाते हैं और बुलाने के बाद उसके बाद वो कहते हैं कि जी ये एक आदमी हम लाए हैं यूके से, तो इसके साथ कोऑर्डिनेशन रखें। सदर साहब या प्राइम मिनिस्टर? सदर साहब असद जरदारी, सदर साहब। अच्छा, ठीक है जी। और वो आदमी को हम तो जानते नहीं थे कौन है कौन नहीं है। उसके बाद पता चला जी उनका नाम है कमाल मजीदुल्लाह, वो यूके के पासपोर्ट होल्डर थे। और उसके जब हमने डिटेल आगे मालूम की बाद में, वो एक ठट्ठा से उनके पास थोड़ी सी होल्डिंग थी और बेनज़ीर के साथ 1-2 बार चाइना भी गए थे जब बेनज़ीर थी। और बैक इन कसूर वो एतजाज़ आसन के को नानी दादी भी आपस में कज़न थी। बाद में हमने ये इन्फॉर्मेशन ली। अच्छा, अब वो जो कमाल मजीदुल्लाह साहब आए, उन्होंने जो है ना कहना शुरू कर दिया कि किस लिए आए वो, क्या वो उन्होंने उनको एडवाइज़र रखा वाटर रिसोर्सेज पे। उन्होंने वाटर, जब भी कोई पार्टी आती है तो वो अपने परवुर्दा बंदे लाती है। जी बिल्कुल। ठीक है जी, चाहे वो नकमे हों या काम के हों। ठीक है जी। इसी तरह जब ये एग्जाइल में लोग रहते हैं तो जो वहाँ इनका वो जो है ना सारा काम करते रहते हैं ना आगे पीछे, जो इनके जूते पॉलिश करते हैं या इनके बिस्तरे बिछाते हैं, तो जब ये पावर में आते हैं तो उनको ये फिर ओबलाइज करते हैं। अच्छा, वो जब उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया कि ये अभी एक किशन गंगा जो आपने सुना होगा, जिस पर जी जी, किशन गंगा इशू उस वक्त शुरू हो चुका था इंडिया के साथ, हम डिस्कशन कर रहे थे। तो कमाल मजीदुल्लाह ने कहा जी किशन गंगा पर, और जो हमारे जेम्स क्राफोर्ड बहुत बड़ी पार्टी है यूके में, जो वकील हैं, वो हमारे साथ काम कर रहे थे, जो बगलियार पे कर रहे थे। फिर हमने उनको इंगेज कर लिया प्राइम मिनिस्टर गिलानी की अप्रूवल के साथ कि ये भी इसको करेंगे किशन गंगा पर। किशन गंगा पर इनसे मशवरा मिलेंगे, उनको इंगेज कर लिया बाकायदा समरी के साथ। तो कमाल मजीदुल्लाह कहने लगा कि हम वकील नए रखेंगे अपने। तो मैंने कहा ये वकील तो ऑलरेडी चल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं और बड़े परफेक्ट वकील हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने रखेंगे। उन्होंने सदर साहब को कहा, सदर साहब ने मुझे मजबूर किया कि आप लंदन जाकर एक आदमी से मिलें। ब्रूनल यूनिवर्सिटी का वो प्रोफेसर था इंटरनेशनल लॉ में, उनसे जाकर मैं मिला। कमाल मजीदुल्लाह भी साथ थे, तो 1-2 मीटिंग हुई उनसे। कमाल अब्दुल्ला कौन थे? कमाल मजीदुल्लाह उनका नाम। अच्छा, वो जो एडवाइजर थे। एडवाइजर, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन वाटर रिसोर्सेज, जी जी। SAPM। ठीक है। तो वहाँ प्रेजेंटेशन हुई, डिस्कशन हुई, उसके बाद मैं वापस आ गया। 1 महीने बाद पूरा एक पलंदा आ गया जी सदर की तरफ से मिनिस्ट्री को कि जमात अली शाह गया था कमाल मजीदुल्लाह के पास साथ, और ये हमने लायर सेलेक्ट किए हैं। मुझसे मिनिस्ट्री पूछा, मैंने कहा मैं तो कोई लाइन ना, मैं तो कर सकता हूँ, मेरी क्या हैसियत है, ये लॉ एंड जस्टिस डिवीजन करती है या फेडरल सेक्रेटरी करेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का इससे नहीं है, हमने तो काम कराना है, सिलेक्ट हमने नहीं करने होते। तो इसलिए मैंने तो कोई सिलेक्ट नहीं किए। वो जो मैंने मिनिस्ट्री की तरफ से आया था लेटर, वो भेजा जब, तो वही लेटर उठाकर मिनिस्ट्री ने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भेज दिया। तो वहाँ से
तो उन्होंने जो है ना महसूस किया कि जमात अली शाह हमें ब्लॉक कर रहा है। वहाँ से मेरी उनके साथ टसल शुरू हो गई कि वो रखें, ये रखें, वो रखें, ये इनको निकाल। मैंने कहा जी बात ये है, आप पहले जो हैं उनको निकाल दें, ये समरी है सामने, यूसुफ रज़ा गिलानी के दस्तखत के साथ हमने रखे हुए हैं, आप उनको निकाल दें, आप अपने ले आएँ, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, मैं तो एज ए कमिश्नर मैंने आपके साथ काम करना है, ठीक है जी। लेकिन उनका ये एडमेंट थे, वो दरअसल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो डिफैक्टो पाकिस्तान कमिश्नर बनना चाहते थे ताकि फाइनेंस भी हमारे पास आ जाए, लोग भी हम अपने रखें और उसके बाद हम रोज़ यूके में बैठे हों, जैसे मर्जी आएँ जैसे मर्जी जाएँ। तो मैं वो, हालांकि मैंने मिनिस्ट्री को ये लिख दिया था, हमने कहा जी ऑलरेडी हमारे वकील मौजूद हैं, हाँ अगर आप ट्रीटी को होलिस्टिकली देखते हैं कि इन मायदों के साथ 50-60 साल बाद क्या हुआ है, तो आप ये जो वकील कह रहे हैं, कैन कैकुबाद उनका नाम था, मैंने कहा रख लें, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। और वो बाद में चला, वो भी पारसी थे कराची से, और उसके साथ फिर कुछ और आदमी ये रखना चाहते थे। अच्छा, अब ये है कि जब मैंने रजिस्ट्रेंस उनको दिया तो वो रजिस्ट्रेंस जो है ना, वो उनको उस तरह का रिज़ल्ट नहीं मिला। जब रिज़ल्ट नहीं मिला उनको, तो उन्होंने फेडरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा जी हम जो है जमात अली शाह को नहीं गंवा सकते तुम्हारे लिए। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, उन्होंने कहा शाह साहब आप काम करें, ही वॉज द मिनिस्टर वाटर एंड पावर जी। उन्होंने कहा जी आप काम करें तसल्ली से। और जरदारी साहब ने उस मीटिंग में कहा जी इनसे कोऑर्डिनेशन रखना और मुझे मिलकर जाना। मीटिंग के बाद मीटिंग ख़त्म हुई, मैं लाहौर से गया हुआ था इस्लामाबाद, मैंने अपना बोरिया बिस्तर लपेटा, वो मल्टीमीडिया में जाने लगा तो इस्माइल कुरैशी साहब थे फेडरल सेक्रेटरी वाटर एंड पावर, उनका फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा साहब वेल डन, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, वहाँ एक चाय का पीते हैं। मैंने कहा जी मैं लाहौर चला जाऊँ, मैं रात तक पहुँच जाऊँ, सुबह मेरी उधर मीटिंग आएगी। तो कहते नहीं आए बैठे, तो कहते हैं जरदारी साहब ये मिले थे, मैंने कहा नहीं। कहते क्यों? बस मैं नहीं। कहते चलें आपकी मर्ज़ी। मैं रात को लाहौर चला गया। तो वो बाद में वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट उन्होंने कहा जी ही इज़ वेरी एरोगेंट, ये है वो है फलां है। तो मैं चला गया उधर, और कमार मजीदुल्लाह ने मुझे ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो बगलियार में ये हो गया था, वो हो गया था, हम हाई ट्रीजन केस बना देंगे। और मैं कहा जाएँ आप काम करें, अपना जो बनाना है बना लें, बिकॉज आई हैड द सपोर्ट ऑफ जो है ना ये इदारे जो हैं हमारे, मैं नाम नहीं लेता, आई हैड सपोर्ट है। और इट टुक अबाउट 1.5 ईयर टू मेक मी OSD, 1.5 साल में मुझे OSD बना सके। और उससे पहले बाबर वान आ गए थे लैंड जस्टिस डिवीजन में, आपको पता है मिनिस्टर, इन्होंने बाबर वान के सामने हमारी पेशी करा दी, हालांकि उनका तल्लुक नहीं था, वाटर एंड पावर का इशू था। तो बाबर वान साहब ने मीटिंग ली, तो वहाँ एक लड़की थी शमाइला महमूद, वो भी UK से थी, वो उधर लैंड जस्टिस डिवीजन में काम कर रही थी, और उसको फारूक एच नायक लाए थे, और ये नेक्सस था इनका। अच्छा, अब वहाँ वो शमाइला और उन्होंने बाबर वान ने कमाल मुजीदुल्लाह के साथ मिलकर, शाहिद रफ़ी फेडरल सेक्रेटरी था, उसको कहा जी आप आएँ, हमने आपसे इशू डिस्कस करने वाटर इशूज़ की। शाहिद रफ़ी ने मुझे कहा क्या करना चाहिए? मैंने कहा जी करने क्या चाहिए, ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के महकमे भी जाएंगे हमारे साथ, वो अबडा भी जाएगा, नस्बाग भी जाएगा, और दूसरे जो इदारे हैं टेक्निकल उनके सब के रिप्रेजेंटेटिव साथ जाएंगे। कहते बिल्कुल ठीक है। हम बाबर वान साहब के दफ्तर गए, कमेटी रूम में बैठ के 5-6 बंदे जो थे, वो तो भाग गए होंगे। वो शमाइला आई तो वो देखकर हैरान, वो कहने लगी आप किधर आ गए हैं और ये कौन है? मैंने कहा मुझे पता नहीं, ये फेडरल सेक्रेटरी हैं, इनसे पूछ लें। उन्होंने कहा था कि ये आदमी साथ आएंगे, तो इनको मैंने नोटिफाई किया और ये तशरीफ़ ले आए, इनकी बल्कि मेहरबानी है। वो अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद मैंने उसने बाबर वान को बताया होगा, तो पूरा मजमा है, उन्होंने कहा होगा आ जाओ चलें, हम कमेटी रूम में चले गए। मीटिंग शुरू हो गई। शाहिद रफ़ी साहब, ये बाबर वान साहब बैठे थे, शाहिद रफ़ी मैं इधर बैठा था, बाकी सारे इधर बैठे थे लोग। अच्छा, वो शाहिद रफ़ी ने उन्होंने कहा जी ही जमात अली शाह, ये कमिश्नर फॉर इंडस वाटर हैं एंड ही एसेट फॉर अस, बाबर वान को। तो बाबर वान ने कहा जी अच्छा प्रेजेंटेशन दें,
मल्टीमीडिया हम लगाते थे उधर जाकर, मैंने प्रेजेंटेशन दी तो बाबर साहब ना किताब टीटी का खोल कर एकदम मुझे कहने लगे, शाह साहब पेज नंबर सच सच, पैरा नंबर सच, व्हाट डज इट मीन। बड़े तहकमाना अंदाज में ना मैंने खोला, उसको पढ़ा, मैंने कहा ये मतलब है। कहते ओके कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन। मैंने जारी रखी, मीटिंग ख़त्म हो गई। मैंने बताया ये बंदे काम कर रहे हैं, ये बंदे जो लिए थे, कितनी एफर्ट हमने की, इनकी क्लियरेंस ली, साल डेढ़ साल बाद हमने ये जो है लायर मुकर्रर किए थे। तो अब कमाल मजीदुल्लाह सामने बैठे थे, मैंने कहा ये कहते हैं ये आदमी ले लें, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी ग्रुप काम कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से है। मीटिंग ख़त्म हो गई। मीटिंग ख़त्म हो गई तो बाबर वान कहते हैं शाह साहब आप और शाहिद रफ़ी मेरे साथ आए। उसके कमरे में गए, अभी खड़े थे। कहता शाह साहब मैं कुतुब शाही अवान हूँ, सादात का ग़ुलाम हूँ, और यू आर रियली एसेट फॉर अस। यू रियली एसेट फॉर अस, एसेट फॉर, ठीक है जी। वो कहता है मैं जरदारी का क्योंकि केसों में वकील रहा हूँ, अभी हूँ, मैं फ़ैसला करूँगा छांट पटक कर। ये जो कह रहे हैं वो लाए रखने हैं, ये जो आपके चल रहे हैं उनके रखने हैं। तो मैं यूके जाऊँगा आपको और शाहिद रफ़ी के साथ। मैंने कहा जी फिर आप ऐसा करें, फ़ैसला जल्द करें। कहते हैं नेक्स्ट वीक चलेंगे। और जनाब वो दरवाजे तक छोड़ने आया, बल्कि खड़े ही था ना, दरवाज़ा खोला, हम बाहर आ गए, मैं और शाहिद रफ़ी। शाहिद रफ़ी साहब कॉरिडोर में चल रहे थे। मैंने कहा मैंने तो नहीं जाना। कहते जाना मैंने भी नहीं। मैंने कहा मैं कमाल मजीदुल्लाह के साथ में जाकर मैंने देख लिया जो इन्होंने नशर किया है, उनके जाना मैं तो नहीं। वो खुदा की करनी है, ऐसी इनको हार्ट का इशू हो गया बाबर वान को, आपको याद होगा जी, ठीक है जी। वो उनकी गेम उधर ही ख़त्म हो गई कमाल मजीदुल्लाह की। लेकिन जरदारी को शाम को रोज़ रात को इकट्ठे जो बैठते थे सारे, रोज़ कहना जमात लिशा ये कर रहा है, जमात लिशा ये कर रहा है। वो मिनिस्ट्री को मैं कहता हूँ, शाहिद रफ़ी को कहता हूँ, वो हटाता नहीं। राजा परवेज़ अशरफ को कहता हूँ, ये इसको हटाता नहीं। तो महल है, इन्होंने फिर परवेज़ अशरफ को कहा, परवेज़ अशरफ का पूछ शाह जी पटवारियन वो की मसला है, तो मीटिंग ना रख लिए। मैं कि बिल्कुल मीटिंग रखो। किस दिन रखें? मैं फलां दिन, जिस दिन मकसद रख लें। तो मैंने मीटिंग रख ली। मैंने फिर वही सारा बंदों को ना नोटिफाई कर दिया, आओ जी साहब मीटिंग ले रहे हैं। आपको पता था ये भागेंगे कैसे? मुझे पता था, मैं जो है मुझे पता था। वो बंदे सारे आकर कमेटी रूम में बैठ गए। तो ये तरीका ये होता है कि मीटिंग से पहले मिनिस्टर के कमरे में जाते हैं, उसको बताते हैं ये इशू है, तो यहाँ तक पहुँचा है, आगे ये करना है, दिस इज़ ओवर सजेशन, प्रपोजल है, और आपकी इनपुट इसमें हमेशा ही। बाबर अशरफ राजा पाशा में बैठे थे, साथ बैठे थे शाहिद रफ़ी, साथ बैठे थे एक रियाज अहमद ख़ान, बहुत एक अच्छे इंजीनियर थे, वो एडवाइज़र थे उस वक्त मिनिस्ट्री। अच्छा, दो ये आदमी बैठे थे। तीसरा मैं अंदर दाखिल हुआ, राजा साहब ने कहा शाह जी दसो ये की है पटवारी जवान जी। मैंने कहानी शुरू कर दी, कमील मजीदुल्लाह ये करता है, वो करता है, फलां है, ये है। इतनी देर कमाल मजीदुल्लाह दाखिल हो गया कमरे में। कमाल मजीदुल्लाह को मैंने अपनी चेयर दी, मैंने एक और चेयर पुल कर ली, मैंने अपनी बात मुकम्मल की जो मैं करनी थी राजा साहब के साथ। जब ख़त्म हुई, राजा साहब कहने लगे कमाल मजीदुल्लाह साहब आप बताएं आप। कमाल मजीदुल्लाह कहता है इफ़ दिस मैन गोज आउट ऑफ दिस ऑफिस देन आई विल टेल। मेरा कहता है राजा साहब फाइल नहीं तुम अपनी गल करो ना। उसने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगा। ये बात हो रही तो शकील दुरानी चेयरमैन वाबड़ा भी दाखिल हो चुका था। उसने जब बात 2-3 बार सुनी ना उसकी, तो राजा साहब ने उसको, मुझे कुछ नहीं कहा। शकील दुरानी कुर्सी से उठे, कहते शाह जी असी कमेटी रूम चले, इन्होंने गल कर लैन दो। मैं कहा चलो। हम कमेटी रूम में जाकर बैठ गए, जहाँ बैठे सारे बैठे थे, साथ ही था। कोई 10 मिनट गुजरे होंगे तो कमाल मजीदुल्लाह और राजा साहब भी, शाहिद रफ़ी वो एडवाइज़र थे, ये चारों ये भी आ गए सामने। मैं तो सामने था, बाकी को 15-20 लोग थे, MI ये वो आगे पीछे जो भी होता है सारा सिलसिला। मतलब एजेंसी आ गई सारी। वो देखे जो उनके साथ जो है ना, जब कश्मीर की बात होती है तो उनके बगैर जो है ना ये एजेंसी आ नहीं गई।
दे आर जस्ट वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, मैं इनको समझता हूँ जो है ना, ठीक है। वो सारे लोग उधर हमेशा हमारे साथ वो इंटरेक्ट अकॉर्डिंगली, एक पूरी रियासत होती है ना जो, उसका ये पूरा एक मजमूआ होता है ये सब। अच्छा, वहाँ जब आ गए, शमाइला जो थी इसकी, वो मेरे साथ बैठी थी सामने, तो राजा साहब कहते हैं जी दें प्रेजेंटेशन, इस तरफ था वो मल्टीमीडिया का। मैंने शुरू की तो राजा साहब कहते हैं शाह जी ये इन्हों के बंदे भी रख लिए तो फिर की है। मैं कहा राजा साहब मैंने क्या कब मना किया है, ये प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब ने अप्रूवल दी हुई है, ये बंदे हैं 2 3, तो ये समरी नई बना लें, इनको निकाल दें, वो रख लें, मैंने तो काम करना है। कहता किधर है वो समरी? मैंने फाइल निकाली, मैं लेकर उधर गया, फिर कर, मैंने कहा ये है, उन्हें पढ़ कर। अच्छा, दूसरा फिर वापस आया तो फिर की, मैं कहा जी बात ये है राज साहब, ये बंदे जो हमने रखे थे ये हमारी 1 साल की एक्सरसाइज है, हम इंटेलिजेंस से अप्रूव कराते हैं, उनकी क्लियर्स करते हैं, उनका टिल्ट देखते हैं, उनको रुझान देखते हैं, उसके बाद वो हम बंदे जो है ना आर्बिट्रेटर और लायर हम लेते हैं। तो ये एक दिन का खेल नहीं है। तो इनसे पूछ लें, मैंने कहा ये बैठे हैं जो क्लियरेंस करते हैं। राजा साहब ने उनसे पूछा हाँ जी भाई बताएं, उन्होंने कहा जी वी कैन नॉट गिव टाइम, आप हमें नाम देंगे, हमारा जो प्रोसीजर है उसके तहत हम, लेकिन वो विल ट्राई कि जल्दी हो जाए। इतनी देर कमाल मजीदुल्लाह राजा साहब कहता है और मैं बास से कहकर जल्दी करवा लूँगा, जरदारी को बास कहता था। उन्होंने कहा अच्छी बात है। राजा साहब कहते शाह जी तुम इंज करो ना, तुम कमाल मजीदुल्लाह नाल चले जाओ दफ्तर दे, तो वो जो ना कहता ना तुम लैके इन्होंने भेज दो जिन्हें अगे क्लीयरेंस करनी है। ठीक है जी। मीटिंग और राज साहब ने मीटिंग से पहले उन्होंने कहा जी जेंटलमैन मीटिंग कल दोबारा होगी। मीटिंग ख़त्म होगी, कमाल मजीदुल्लाह वगैरह अपने घर चले गए, मेरे पास साथ एक जॉइंट कमिश्नर था ताहिर वसीम, हम उनके दफ्तर में गए। कमाल मजीदुल्लाह दफ्तर में कागज़ शागज़ ठीक कर रहा था, खड़ा था। मैं गया जी, मैं हाज़िर हो गया, उन्हें नाम दें। मुझे कहता है हैड आई नॉट टोल्ड यू यू विल हैव टू वर्क विद मी। मैं कहा सर आई नेवर रिफ्यूज बट नॉट ऑन योर टर्म्स। वो ताहिर वसीम की तरफ मुख कहता है देखे देखे फिर ये ऐसी बात कर रहा है। मैंने कहा आप नाम दें जिसके लिए हम आए हैं। उन्हें जो 5-6 नाम दिए, उधर बैठकर फैक्स सामने जो इदारे थे जिन्होंने क्लीयरेंस करनी होती है आगे, उनको मैं दे दिए। मैं चला गया गेस्ट हाउस उधर इस्लामाबाद में अपने। सुबह अगले दिन मीटिंग थी, मिनिस्टर को पहले ही हमने ब्रीफ किया हुआ था, अब ज़रूरत नहीं थी। हम बैठे हैं, देखा हमने कमाल मजीदुल्लाह गया है उधर मिनिस्टर के पास। दरवाजे 2 थे ना, बड़ा कमेटी रूम होता है, खुले, और उधर से फिर राजा साहब निकले हैं उसको लेकर। इस दरवाजे में ये एंटर नहीं हो रहा था, उसको खींच रहे थे, वो दूसरे दरवाजे से फिर एंटर होकर आए हैं, और ब्रश था उसका चेहरा। राजा साहब बैठे हैं, अब प्रेजेंटेशन की राजा साहब बैठे हैं। उनका जी जेंटलमैन द डिसीजन हैज बीन मेड, द टीम इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। राजा परवेज शिप सेड दैट जी, वो उसका रंग सुर्ख था उस वक्त कमाल मजीदुल्लाह का। और ये जो लेडी मेरे पास बैठी थी, तो मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये है कि हमारा जो लेटर एक अटका हुआ है लैंड जस्टिस डिवीजन में, ये शमाइला को कहें फ़ौरन रिलीज़ करें ताकि हम इंडिया को नोटिफाई कर सकें। ठीक है जो है, ठीक है करते हैं। मीटिंग ख़त्म हो गई, उधर खड़ा था कमाल मजीदुल्लाह। तो मैंने उन्हें कहा जी सर अब ये हो गया मसला ख़त्म, सिंस यू आर SAPM, तो हम अब एक रफ्तार के साथ इंडिया के अगेंस्ट हम आगे चलें किशन गंगा पे। तो वो आगे से उनको अजीब सी, मैंने तुम्हें ये कहा था, ये था, वो था, अब उसकी वो होगी ना वहाँ पर बात ख़त्म। तो वो मिनिस्टर के कमरे की तरफ चला गया। तो मैंने अपना सामान लपेटा, मैं जाने लगा, और जो अफसर आए हुए थे उनसे, तो मुझे वो आ गया बंदा, उसने कहा जी राजा साहब बुला रहे हैं मिनिस्टर साहब। मैं मिनिस्टर साहब के कमरे में चला गया, तो कहने देना अपना काम जारी रखो। ठीक है जी, मैं कहा ठीक है। मैं उधर से
दूसरा फ्लोर था, लिफ्ट के पास गया हूँ तो बंदा आ गया, उसने कहा जी शाहिद रफ़ी फेडरल सेक्रेटरी बुला रहे हैं। मैं उधर गया, उन्होंने कहा कि कमाल मजीदुल्लाह ने इंसल्ट किया हमारे अफसर की। आई टोल्ड राजा परवेज़ अशरफ कि गिलानी प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखें ये कमाल मजीदुल्लाह के ख़िलाफ़, क्योंकि हम इस तरह इंसल्ट अपने अफसरों की बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन राजा साहब कहने लगे नहीं काम बढ़ जाएगा यार, छोड़ दो। तो साथ शाहिद रफ़ी से ने कहा, उन्होंने कहा शायद बिल्कुल, तो आप तसल्ली रखें, आप जिस तरह काम कर रहे हैं आप करते तो उसके बाद भी गद्दारी के बात सुन लें अभी ये बड़ा जो आफाक साहब जो है ना, ठीक है जी, अब ये प्रोसेस कोर्ट आर्बिट्रेशन का बन रहा था। कोर्ट आर्बिट्रेशन बनी जो हम चाहते थे, ठीक है, जैसे ही बनी उसका चेयरमैन मुकर्रर हो गया। 12 दिसंबर 2010 को मुझे फेडरल सेक्रेटरी का फ़ोन आ गया। खालिद महमूद उनका नाम था, जी जी, मोहम्मद अली होते के दामाद थे उस वक्त। अच्छा, शायद रफ़ी चले गए थे, रिटायर हो गए। उन्होंने कहा शाह साहब आई एम वेरी सॉरी दैट आई एम टेलिंग यू कि जो है ना वो मिनिस्टर ने मुझे कहा है शाह साहब को रिप्लेस कर दें, तो आपका क्या ख्याल है? तो फेडरल सेक्रेटरी तो ज़ाहिर है हमें रोज़ का काम होता है हमारा। तो मैंने कहा सर ये मिनिस्ट्री का प्रोगेटिव है कि वो मुझे रखे या ना रखे, आप हटा दें मुझे तो क्या आपको बना दें। मैंने कहा जो मर्ज़ी कर दें, आपको OSD बना देते हैं। पहले उनका इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और मैंने राजा साहब को कहा है कि ये इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टाइम, हमारा कोर्ट बन गया है, केस जा रहा है, और इन बंदों ने बनाया है। लेकिन उन्होंने कहा कि राजा साहब ने कहा नहीं ये डिसीजन हैज़ बीन मेड एट द हाईएस्ट लेवल, ठीक है जी। वो कहने लगा जब फिर आपको OSD बना देते हैं, खालिद इकबाल साहब ने कहा। तो मैंने कहा जी मुझे OSD बना दें। मैंने कहा जी लेकिन मैंने इस्लामाबाद रिपोर्ट नहीं करना, आई विल लिव इन लाहौर टिल माई रिटायरमेंट। अभी मेरा 1.5 साल रहता था। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो कहते हैं आपको ड्राइवर और पर्क्स जो बाकी हैं ये वो ऑर्डरली ये वो सारा कुछ फैसिलिटीज़ मिलती रहेंगी जो 21-22 ग्रेड में होती हैं। मैं कहा सर इट इज़ नॉट ब्लेसिंग फ्रॉम यू, इट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है जी, ये मेरी बात होगी। साथ ही एकदम वो एडवाइज़र जो रियाज अहमद खान थे ना, उनका फ़ोन आ गया। उन्होंने शाह साहब बस की करिए यार, कमाल मजीदुल्लाह दा प्रेशर बड़ा है, वो तो महल कन्वे किया हो गया, सेक्रेटरी साहब ने कर देता है। कहने यार एक पोस्ट है 21 के 22 की खाली इस्लामाबाद में, तो आप को उधर लगा देते हैं। मैंने कहा जी सारे मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने कहीं नहीं जाना। उन्होंने कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी। वो बात हुई। तीसरा फ़ोन आ गया एडिशनल सेक्रेटरी हसन अख्तर मलिक, वही याद है मुझे, हसन अख्तर मलिक। शाह जी वो आर वेरी सारी यार, कमाल मजीदुल्लाह का बड़ा प्रेशर है, हम कुछ कर नहीं सके, ये है वो है, तो हम आपका ऑर्डर इशू कर दें। मैंने कहा जी आपकी, मैंने कहा मेरी सेक्रेटरी से बात होगी आप कर दें। तो 15-20 मिनट में मुझे फैक्स आ गई OSD, ठीक है जी। OSD में बन गया 12 दिसंबर 2010 को। मैं रिटायर हो रहा था 1 अक्टूबर 2011 को। मैं 11 अक्टूबर को, मेरी वालदा थी यहाँ बीमार थी, मैंने कहा फारग हो गए हैं, छोटा बेटा था, तो मैंने कहा मैंने टिकट लिया। सेक्रेटरी आ गए थे इम्तियाज़ अहमद सिंध से उस वक्त। अच्छा, वो महमूद अली होती भी जो है ना वो कमाल मजीदुल्लाह के साथ सेट ना हो सका, वो उसको भी डांटते रहते, तो उसने कहा यार दफ़ा करो। वो चीफ सेक्रेटरी था NWFP में, वो भी उधर से चले गए। इम्तियाज़ अहमद आ गए सिंध से। मैंने टिकट लिया कि मैं मार्च को जाऊंगा, मार्च 15-16 वापस, यानी अक्टूबर में लिया। मैंने कहा 6 महीने रह कर वालदा के साथ वापस जाऊंगा। यहाँ 12 दिसंबर, ये देख लें, ये पहले 2 दिसंबर को मैं इधर आएगा, 2 दिसंबर को अखबार में कि जी जमात अब आ गया, लूट गया, डॉलर ले गया, इंडिया से पैसे ले गया, यूँ हो गया, यहाँ हो गया, फलां हो गया।
ये जंग दी न्यूज़ अखबार में, न्यूज़ और जंग एक ही है ना। जी। और उसके बाद जनाब वो लाइन लग गई मीडिया में, एक ने लगाई तो हाँ जी वो फलां कर दिया, वो फलां कर दिया। अच्छा मैं इधर मैंने कहा यार ये पड़ गया महक कुमार अब्दुल्ला। अच्छा ये जब आया तो मुझे इम्तियाज़ फेडरल सेक्रेटरी का इम्तियाज़ हुसैन का आया फ़ोन। उसने कहा शाह शाह इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये उन लोगों आपके साथ बदतमीज़ी की है, आप वहाँ से रिबटल इशू करें, भेजें, मैं इशू करवाता हूँ इस न्यूज़ के मतलब। मैंने रिबटल बनाई, भेजी मिनिस्ट्री में यहाँ से कनाडा से। मुझे 2 दिन बाद मैंने पता किया तो इम्तियाज़ साहब ने मुझे फेडरल सेक्रेटरी ने कहा यार हम बड़े अंडर प्रेशर हैं वो जो है ना कमाल मजीदुल्लाह के, तो आप अपने तौर पे इशू कर दें। किसे जंग को किसी जगह भी इशू कर दें, ठीक है जी। क्या चीज़ इशू कर दें? रिबटल जो उन्होंने मेरे खिलाफ आई थी, अच्छा मतलब उसके खिलाफ जो है आप तो तो उसी अखबार में देना था ना? नहीं ज़रूरी है किसी में भी दे दो। अच्छा, ठीक किसी है। में भी दे दो, मतलब वो ले तो वो जो है वो कोई भी ले ले। अच्छा तो उस वक्त फिर जो है ना ये राई साहब इधर थे और जमील और अपना क्या नाम है लोधी साहब ने, एक और क्या नाम है उनका यार, वो शराजी साहब तो थे ही, एक और क्या है जिन्होंने इंटरव्यू लिया था जंग में, जो उनका अपना है नहीं यार क्या था वो, बदर मुनीर ने लिया था, बदर मुनीर ने लिया था। और बदर मुनीर ने लिया था दिल पाकिस्तान के दफ्तर में, छपा हमारे यहाँ था हैं जी, जंग में नहीं छपा था, छपा हमारे पास। वो जो है ना उसमें दिल मोहम्मद साहब के दफ्तर में उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनको लिया, मैंने कहा मेरी तो वालदा बीमार थी, मैं तो इधर आया था इसके लिए, तो जो है मैंने तो अभी जाकर मैंने काजी साहब को कहा, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ पेंशन आकर मैं क्लेम करनी मैंने अपनी। उन्होंने कहा ठीक है आप जाएँ, आप यू आर रिटायर्ड नो, यू आर फ्री, आप जब मर्जी आएँ। तो मैंने ये इंटरव्यू दिया, ये फिर ये जंग में छपा था उस वक्त। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं मार्च में जाना था, मैं फरवरी में वापस गया। लेकिन ये जनवरी और फरवरी के अंदर रहमान मलिक सेक्रेटरी इंटीरियर फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर थे, ये कराची में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उधर किसी अखबार वाले ने, उसने कहा जी ये अखबार में हमने पढ़ा है कि जमात अली शाह जो है वो इंडिया के साथ ये मिल गया और उसने उधर से डॉलर लिए और कनाडा भाग गया और सिटीजनशिप ले ली और ECL पे उसका नाम था, तो ये था वो था। तो उसने कहा अगर ऐसी बात है तो हम उसको इंटरपोल के जरिए लाएंगे जी। ये अखबार में आया था बगैर। अच्छा मैं फरवरी में अपना टूर कट शार्ट करके मैं गया हूँ और मैं छोटी सी जगह कैनाल सिटी लाहौर में रहता हूँ, वहाँ मेले सेन में वो सारे अखबारी लोग मौजूद थे। तो उन्होंने जब ये कहा कि ये रहमान मलिक का था, मैंने कहा रहमान मलिक को मैसेज दे दें कि आधा काम मैंने तुम्हारा कर दिया खुद, मैं गया हूँ, बाकी काम आप कर लें। तो लोग कहने लगे जी आपका ECL में नाम था। यार मैंने कहा यार मुझे तो एयरपोर्ट पे FIA वालों ने सलूट किया है, आपके पास उन्होंने कहा जी वो रिकॉर्ड तो दफ्तर का कब्जा कर गया है कोई और यूं हो गया यहाँ गया। मैं कहा यार मुझे तो नहीं पता। आप बताइए। 40 साल से जी ये कहा जा रहा है कि इंडिया से पानी पे जंगें होंगी और आप जैसे लोग और आप भी कह चुके हैं कि 48 में पहला एग्रेशन हुआ, वो पानी था। अच्छा ये तो बहुत बड़े पैमाने पे हमेशा से कहा है कि कश्मीर इशू ना अटूट अंग है, ना ये सारा इशू पानी का है, उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो क्या ये जो नया काम हुआ है कल परसों में, इंडस्ट्री TV उससे जुड़ी हुई है, उसे भी मुअत्तल कर दिया, तो क्या वाकई जंग हो रही है? अफाक साहब बात यह है कि जो सिंध ताश मायदा है अच्छा या बुरा है, हमें पसंद है या नापसंद है, एक मायदा हो चुका है। अब उस मायदे की इन जो है ना लेटर एंड स्पिरिट इंडिया ओबे करना चाहिए, ठीक है जी। अब ये बात तो नहीं कि आपने 3 पानी ले लिए हमसे, हम नहीं देना चाहते थे, अब 3 जो है उसको मजीद उसमें से आप पानी लेना चाहते हैं, ये तो नहीं हो सकता। तो ऑलरेडी उसमें भी ले रहा है ना, 20% तो ले रहा है। जो ले रहा है वो तो देखो जी, हमने ये कह दें जो मायदे में है वो ठीक है,
लेकिन अगर उसको स्टोरेजेस अलाउड नहीं है तो वो ना बनाए। उसको पानी की रुकावट का अगर टीटी में नहीं कि आप रोक नहीं सकते तो उसको ना रोके, ठीक है जी। उसके प्रोजेक्ट्स अगर डिले होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वो आसान करे। वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इनकार करता है, न्यूट्रल के पास डिले करता है, वो ना करे तो उसका प्रोजेक्ट डिले नहीं Court of होगा। arbitration उनका में ये तो- कहना है कि हमने मजीद पानी इसमें हमें दें, हमें वो जो रेस्ट्रिक्शन लगी हैं उनको डाइल्यूट करें। वो कहते हैं कि हमारा निज़ाम जो है रेजोल्यूशन का बायलेटरल होना चाहिए। ये न्यूट्रल एक्सपर्ट जो कोर्ट आर्बिट्रेशन दे दिया, ये तुम्हारी इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती होती है। अब क्या समझते हैं आप, टीटी हम छोड़ दें? और ये जो 3 दरिया हैं ये लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन को अगर वो काटेगा, को बंद करेगा तो फिर उसका तो फिर जाहिर है पानी वापस लेने के लिए फिर क्या करेंगे? उसकी इकॉनमी बड़ी है, उसकी लॉबी बड़ी है, तो क्या कर लेंगे हम? देखें अगर जी, वो रोकेगा। हम अपनी लॉबी स्ट्रांग करें, हम अपनी लॉबिंग भी करें। 77 साल की तारीख तो ये बताती है कि हम इसमें बहुत ठीक है जी। पीछे बात यह है कि अब अफाक साहब बात यह है, ये 1960 नहीं है, ये 2025 है, हालात बड़े बदल गए हैं। उस वक्त हमने मजबूर होकर 3 दरिया दे देती है, अब हम मजबूर नहीं हैं। आप भी समझते हैं, इदारे भी समझते हैं, पाकिस्तान में भी सब लोग समझते हैं कि आप ये बताएं कि इंडिया पानी बंद कर दे, हम भूख और प्यास में मार जाने से बेहतर नहीं है कि जंग करके मार जाएं। मतलब है इतने भी लोग जो है वो गए गुजरे नहीं होने चाहिए कि अपने कपड़े भी उतार किसी को दे दें और खामोश नहीं। आपके ख्याल में पानी रोक सकता है? इस पानी देखें जी, बात यह है, अगर मैं कहूं, आप कहें कि पानी रोक लेंगे, लेकिन अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कहता है इट मीन्स, ये कैसे रोकेंगे? ठीक है जी। एक्सपर्टीज तो ये आज बताती है अगर कि नहीं रोक सकते, आज अगर रोक नहीं सकते, अब टीटी जो ने सस्पेंड की हेल्टन बेंस, आपको मालूम है हेल्टन बेंस का क्या मतलब है? गन डन। हाँ, हेल्टन बेंस का मतलब है जो प्रोसेसेस कंटिन्यूड हैं वो रुक गए। तो गया क्या थे? हम उनके प्रोजेक्ट, वो हमें इंफॉर्मेशन देते थे, ये हमारा प्रोजेक्ट है, अब कुछ नहीं देंगे। हम उस पर ऑब्जेक्शन रेज करते थे। ऑब्जेक्शन रिजॉल्व ना हो तो हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करते थे, हम रेजोल्यूशन करते थे, हम जाकर फिजिकली प्रोजेक्ट देखते थे कि इनका प्रोजेक्ट ठीक है या नहीं है। अब वो तो हमारे पास टूल ही नहीं रहा। अब जैसे वो दरिया बनाएगा, जैसे प्रोजेक्ट बना ले, तो क्या वो हमें मंजूर होने चाहिए? तो क्या करेंगे? ठीक है जी। वो देखो जी, वो तो फिर जो अल्लाह ताला करेगा वही होगा, लेकिन डिटरमिनेशन यही है। कारकर्दगी ये है पाकिस्तानी वाटर कमीशन की, नहीं कि आर्बिट्रेशन में जाते हैं वाशिंगटन में, वर्ल्ड बैंक में। सुन लीजिए सर जी जी जी। तो वहां पर जो इंडियन कमिश्नर है वो तो पूरी तैयारी करके आता है। हमारा कमिश्नर वर्ल्ड बैंक से कहता है जी हम तो पेपर ही नहीं लाए, वो पेपर हमें दे दें जो आपके पास है। सर इट डजंट मीन कि हम जो है ना ये सारा कुछ छोड़ के बैठ जाएं। बजाय हम अपनी गलतियों से सीखें, हम अपनी कमजोरियों को जो है वो जो है आप ताकत में लाएं, हमें लॉबी करें, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करें, हम अपने आप में जुर्रत पैदा करें, हम टेक्निक हावनों को इम्प्रूव करें, हम लीगल एस्पेक्ट जो है उनको उजागर करें, लॉबिंग करें दुनिया में। इसका मतलब ये करना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ के जी हम बैठ जाएं जी इंडिया बड़ी ताकत है तो हमें जो है ना वो ठीक है भूखे मारती है तो हम मार जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सर आपके मुल्क के, हमारे मुल्क के एक्सपर्ट जो आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं जी पानी बंद हो गया तो क्या हो गया? जो दरिया सिंधु है ये 3,500 मील लंबा है, 6.5 किलोमीटर चौड़ा है और 1,000 फीट नीचे गहरा है। इसके नीचे जो है ना 550 मिलियन एकड़ फीट पानी मौजूद है जो 1,000 दिन तक को वो रिजर्वायर है। और ये जो मंगला और ये क्या दूसरा तरबेला, ये जो दोनों मिला के 13 बनते हैं, एकड़ फीट बनते हैं। और ये जो बना रहे हैं भाषा, ये 8 टोटल है। और इसी तरह एक और जो दूसरा है वो टोटली कोई 40 मिलियन भी एकड़ फीट भी नहीं बनते। तो हमारे पास तो 550 मिलियन नीचे पानी मौजूद है 1,000 के नीचे। जैसे अफाक साहब बात यह है कि हमने तो ये देखना है कि जो पानी इंडस का आ रहा है वो हमने तरबेला पे जमा करते हैं जब गर्मियों में, सर्दियों में उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो है जेलम का मंगला पे हम गर्मियों में जमा करते हैं, सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में पानी कम हो जाता है। ठीक है जी। ये जो फ्लो आ रहे हैं
ये तकरीबन 127-28 या 130 मिलियन एकड़ फीट सालाना है, ठीक है जी। और आपको इसके बावजूद हमारी आपस में सूबे में पानी की लड़ाई है, क्योंकि आपके पास रिजर्वायर पूरे नहीं है। हमारा 20 लाख रकबा जो है अभी वो पानी को तरस रहा है। तो सर साथ में ये भी बताइए ना कि 125 एकड़ मिलियन आ रहे हैं, उसमें से ड्रेन कितना हो जाता है वो भी तो बताइए ना। ठीक है, नहीं ड्रेन तो होता है, लेकिन कितना होता है वो बताइए ना। तकरीबन 25 कह लें, 25 मिलियन सिर्फ 25 होता है ऑन दी एनुअल एवरेज जो है। 2016 तक का जो रिकॉर्ड है, वो जो मुझे याद है गूगल जो बताता था कि $10 बिलियन का पानी हम साल में बिलियन का नहीं, मैं पानी की बता रहा हूँ कि मिलियन एकड़ फीट $1 बिलियन का पानी जाया होता था। पानी की तो आप उसको देखो जी, पानी तो आप जितना मर्जी महंगा तस्वर कर लें, आप अगर गंदम की फसल होगी कीमत और होगी, शुगर केन और होगी, काटन में लगाएंगे तो और होगी, ठीक है जी। लेकिन आपको मालूम है कि 135 मिलियन एकड़ फीट पानी इंडिया ज़ाया करता है, ब्रह्मपुत्रा का और गंगा का मिलाकर। तो पानी जो है ना, ये नेचुरल जो रिवर है, इसका जो डेल्टा बनाने के लिए जो मैकेनिज्म है जो चला आ रहा है, उसको इकोलॉजी को मेंटेन करना भी जो है ना, ये भी ज़रूरी होता है, ठीक है जी। अब ये है कि फ़र्ज़ करें अगर हमारा 25 मिलियन एकड़ फीट जा रहा है, ठीक है जी, फ़र्ज़ करें ऑन दी एवरेज, कुछ साल होते हैं ड्राई होते हैं, कुछ वेट होते हैं, कुछ 25 से भी ज़्यादा आ जाता है किसी साल। लेकिन ये है कि हमें ये जो पानी अभी जो डैम है हमारे लिए नाकाफ़ी है, इस पे डैम बनने चाहिए। हमारी बहुत सारी वीकनेसेस है। आपके ख्याल में कितने डैम पाकिस्तान को और चाहिए जो गुड इनफ? मैं समझता हूँ कि हर 10 साल बाद एक डैम बनना चाहिए। और सिंध में सिर्फ पोटेंशियल हमारा सिंध पे है, और सिंध पर 4, 5, 6 डैम्स की गुंजाइश है, आइडेंटिफाई हुए हैं। लेकिन यह है कि सूबों में हम आगे नहीं है। वो आपने जो बताया ना, फरमाया जो कमज़ोरियाँ हैं, ये कमज़ोरियाँ हैं। हम मैनेजमेंट करें, हमारे पास जो वाटर अलाउंस पर एकड़ है वो अंग्रेजों के वक्त का है। हम बीज ऐसा जो है वो लगाएं कि जो ज्यादा जार दे, कम पानी के क़याम से ही पहले दिन माइट और राइट तय हो गया हो, आप वहां समझते हैं कि मैं समझता हूँ। नहीं, आप बताएं कैसे होंगी जब राइट एंड माइट तय हो गया डे वन से, वहां इक्वलिटी या कोई ऐसा थॉट हम्बलनेस और नहीं, हालात चेंज हो गया फाक साहब, अब हालात मुख्तलिफ हैं। अब आप देख रहे हैं कि हालात बड़े 2025 में जब से पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर हुआ है, हालात बड़े मुख्तलिफ हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। तो अब वो सूरत हाल नहीं रही कि वो बड़े छोटे की। अभी यूक्रेन और रशिया देखें, क्या उसको फतह कर लिया यूक्रेन को अभी तक? अब देखें जी, बात यह है कि सिर्फ 2 मुल्क नहीं होते, इंटरनेशनल लॉबी होती है। बाहर के इंटरनेशनल लोग देख रहे होते हैं, वो सिंपथाइज करते हैं, वो जो अग्रेशन है उसको वो बुरा मनाते हैं, और वो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि यार ये हाँ, ये मुल्क हमारे साथ तजारत नहीं करेंगे, ये हमारे साथ लेन देन नहीं करेंगे। ये भी एक प्रेशर है। आप समझते हैं कि जो इंडिया रीनेगोशिएशन करना चाहता है इंडस वाटर पे, वो नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो रीनेगोशिएशन का मतलब ये है, अफाक साहब बात ये है, रीनेगोशिएशन ऑफ द टीटी में तो 6 दरिया हैं। तो अगर हम रीनेगोशिएशन में ये कहें कि हमें सतलज में पानी दे दे, तो फिर तो रीनेगोशिएशन है। अगर वो हड़प कर गया है और वो हमारा मजीद पानी लेना चाहता है, इसको रीनेगोशिएशन तो नहीं कहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें नहीं, इंडिया इसको इन लेटर एंड स्पिरिट इसको इम्प्लीमेंट करे। जो हो चुका है वो हो चुका है, वो शुड रेस्पेक्ट। अगर एक रीनेगोशिएशन का ऑप्शन और एक जंग का, तो हम पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? तो देखो जी, बात यह है कि जंग हमने तो, पाकिस्तान ने तो अभी तक जो है ना ये जंग नहीं की। इंडिया ने पानी बंद किया है, और ये तमाम एंडेवर जो हैं, जंग का भी अगर कहा पानी बंद करेगा, और जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी है टू ब्रिंग इंडिया ऑन ए टेबल टू नेगोशिएट विद पाकिस्तान। हम तो बात करना चाहते हैं, वो भी फाइनली नेगोशिएशन ही चाहता है ना। हम उसने ये कहा है, इंडिया ने कि एक रिपोर्ट में ये आया है कि पिछले साल उसने एक लेटर पहले भेजा, 1.5 साल पहले, रीनेगोशिएशन के लिए। तो पाकिस्तान डज नॉट आंसर एनी, नथिंग। उसने एक फाइनल नोटिस भेजा अक्टूबर में लास्ट, और कहा कि ये हमारा फाइनल नोटिस है, अगर इसका जवाब नहीं दोगे तो हमारी तरफ से गुफ्तगू के सारे चांसेस बंद है। आफाक साहब, गुजारिश ये है कि एक तरीका कार के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ चलना होता है। और सिंध तास मायदा में ये दिया गया है कि रीनेगोशिएशन प्रोविजन में चेंजेस, प्रोविजन की डिलीशन, एडिशन म्यूचुअल कंसेंट से होगी।
तो फिर तो हेजुमनी तो किसी की नहीं है इसमें। तो उसको अगर अगर उस खत का जवाब नहीं गया, इट डजंट मीन ओके मैं पानी बंद कर दूंगा। अब पानी बंद करने की तो कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। सो इट्स वन अगेन ए ब्रीच ऑफ द टीटी, जो कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कि ये हमारे साथ तो ज्यादा। जब ये अभी आए वर्ल्ड बैंक में भी रिसेंटली वीक अगो, तो इन्होंने क्यों कहा कि हम आर्बिट्रेशन की बात भी करने नहीं आए हैं और हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेने भी नहीं आए हैं, हम इस मसले को भी नहीं उठाएंगे? वो जो एक दो इश्यूज गए हैं ना पाकिस्तान ने किए हैं फाइल जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, वो टेक्निकल नोयत के केस हैं। तो उसमें पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बन चुकी है। पाकिस्तान ने अपने 2 नेगोशिएटर दिए हैं आर्बिट्रेटर, और 3 बैंक ने भी लगा दिए हैं। तो लेकिन इंडिया ने कोऑपरेट नहीं किया वहाँ पर। उन्होंने कहा जी ये टेक्निकल नोयत का इशू है, इसके लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट होना चाहिए इंजीनियर। तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक को ये रिक्वेस्ट किया और उन्होंने न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट कर दिया। अब पाकिस्तान न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर एक्सपर्ट की मीटिंग अटेंड कर रहा है अभी, ठीक है जी अभी। लेकिन इंडिया के इस जो एक्शन लिया है, इसका मतलब वो नेगोशिएशन भी जो है वो बैक बर्नर पे चलेगी, ख़त्म हो गई, वो भी डाइल्यूट हो गई, ठीक है जी। तो इसका मतलब है वो बातचीत भी ख़त्म कर रहा है और टीटी की वायलेशन भी कर रहा है। नहीं तो पाकिस्तान ने क्यों कहा कि हम भी है आर्बिट्रेशन में अभी नहीं जाएंगे या किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए भी नहीं जाएंगे? नहीं पाकिस्तान आर्बिट्रेशन नहीं 2 केसेस पे वो तो गए, ठीक है, मगर इस पे जब इस पे पाकिस्तान ने ये उसका जवाब गया था कि इस इशू को कमीशन लेवल पर डिस्कस करते हैं, जो आपने रवि इंडिया ने बात की है। लेकिन इंडिया का ये कहना है मगर वर्ल्ड बैंक के पास नहीं आएंगे, ये साथ में कहा। नहीं वर्ल्ड बैंक तो अभी बात ही नहीं हुई। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं। वर्ल्ड बैंक में तो इंडिया ने बात नहीं की ना इस इशू पर, जो टीटी पाकिस्तान ने भी नहीं की, पाकिस्तान किसी ने भी नहीं की, पाकिस्तान ने भी नहीं की। देखो जी ये अभी मैं समझता हूँ जो इंडिया ने अभी जो धमकी दी है, इट्स ए ब्रीच ऑफ ट्रीटी, ठीक है जी। और ये पानी की जो प्लस माइनस थोड़ी सी हुई है 1 आध दिन के लिए, वर्ल्ड बैंक क्या कर सकता है? फाइनल की तरफ आते हैं। बात ये देखो जी कानून जो है ना उसको एग्जॉस्ट तो करना है ना। नहीं, अब वर्ल्ड बैंक जो सालिस है, जो जामिन है, गारंटर है इस माहिदे का, अगर कोई भी XYZ इंडिया पाकिस्तान उसे ब्रीच करता है तो वो क्या कर सकते हैं, वो क्या करके देंगे? देखो जी वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर नहीं है ट्रीटी का। एक तो मैं ये क्लियर करूँ, वर्ल्ड बैंक की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि कोई भी पार्टी कहेगी उसने न्यूट्रल एक्सपर्ट बनाना है, कोई भी पार्टी कहेगी तो उसने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनानी है और उनको केस पेश करने हैं और उनके डिसीजन दोनों के लिए बाइंडिंग है। वर्ल्ड बैंक की अगर बाइंडिंग नहीं रहे, एक पार्टी नहीं मानती, एक पार्टी नहीं मानती तो फिर बात यह है ये जो दुनिया किस लिए बैठी है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल किस लिए है, ठीक है जी। ये मतलब एक टेररिज्म हो जाए, एक इट्स एक्ट ऑफ टेररिज्म कि आप किसी का पानी रोक रहे हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी ये हालात ख़राब हो जाएंगे, ये तो लोगों को जो है समझे को मारने पर तैयार हैं, उनको अप्रोच करना चाहिए और वो फिर इसके मतलब इसके खिलाफ जो है एक्शन दें, ह्यूमैनिटेरियन। बिगनिंग में कहा कि जब गुलाम मोहम्मद और टमाना और वो नून वगैरह गए, फिरोज खान नून वगैरह, कि आप जब तक आप कोई अल्टरनेट नहीं तलाश कर लेते तो यू मे यूज इट। आप समझते हैं इसका कोई अल्टरनेट भी है? देखिए जी अल्टरनेट उनका यही था कि आप क्योंकि ये नहीं कहना ये कि आपके पास दूसरे दरिया से पानी मुतबादल लेकर इनको चलाएं, ठीक है नहीं, ये अल्टरनेट होता है, ठीक है। तो वो कहाँ है? हमारे पास दरिया तो नहीं है। नहीं हमारे पास इंडस जेलम चनाब थे ना, उनके लिंक नहरें बना लें। अल्टरनेट उनका ये मकसद था कि आपके पास जो वाफर पानी है आप उसको पानी को इस तरफ ले आए। अच्छा, ये उनका मकसद था। लेकिन बात यह है कि अगर आप कहें कि हमने सब काम जो है बड़े तनदेही से किए और फूल प्रूफ किए, हमने बहुत सी गलतियां की और ब्लंडर भी किए, ठीक है जी। लेकिन उनसे सीख लेना चाहिए ना। इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने इससे सीखा है, अब वो हालात 1960 वाले नहीं। गलतियां ब्लेंडर भी बता दें आखिर में। मतलब ये देखिए जी बात यह है कि हमें ये 3 दरिया नहीं मानने चाहिए थे। नंबर 1 अगर फैसला हो गया कम अज़ कम इनसे हमें अपनी तहजीब और तमद्दन के लिए पानी ले लेना चाहिए, ठीक है जी। उन्हें कह देते कि हम आपको उधर से देते हैं लेकिन ये पानी आप रवां रखें। फिर ICJ अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन का पानी नहीं रोक सकता, हम उस पर नहीं गए,
ठीक है जी। उसमें इंडिविजुअल लोगों की सोच थी कि शायद जैसे आप फरमा रहे हैं कि इंडिया बड़ी ताकत है तो हमारा केस शायद वो चलने ना दे या केस लंबा हो जाए, पहले काफ़ी साल गुजर गए हैं, तो ये खदशात रहते हैं। तो अब ये होता है कि उन हालात में 1 2 3 ऑप्शन में से बेस्ट क्या ऑप्शन है, ठीक है। अब ये बताइए, चाइना पाकिस्तान के हक में जैसे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो भी अगर ये इसको बैन करेंगे और सारा तोड़ेंगे तो चाइना भी ब्रह्मपुत्र को रोक सकता है। ये आपने खुद बात फरमा दी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दुनिया तो इसलिए दुनिया में बेशुमार ट्रीटीज हैं, जी अपर राइपेरियन है, उनका ये कहना है कि ये मिसाल अगर कायम हो गई जी, तो फिर तो कोई भी मुल्क ऊपर वाला रोक नहीं, देगा। आपका तो चाइना करेगा। हमारे सामने अब चाइना है, ठीक है जी। चाइना उसका पानी रोक ले तो इसका मतलब है फिर जो वर्ल्ड बैंक है या दुनिया है या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो चाइना को कुछ नहीं कहेगी। नहीं, मेरा सवाल ये कि चाइना रोकेगा आपके ख्याल चाइना में? देखे जी, हमें तो अपने काम से गरज है अभी, हमें तो नहीं कि चाइना क्या करता है कि चाइना नहीं करता है, लेकिन हम समझते हैं कि कोई भी अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन का पानी ना रोके, बल्कि आपस में जो है ये इत्तेहाद और मिलकर जो है ये काम करना चाहिए। तो हमें हमारा मैसेज इंडिया को यही है कि बात करें, टेबल पे करें। आपको कोई तकलीफ हुई है टीटी से, पाकिस्तान ने कोई ज्यादती की है, तो आप इसको गवर्नमेंट लेवल पर डिस्कस कर लें, कमिश्नर लेवल पर कर लें, वर्ल्ड बैंक को कह दें, न्यूट्रल एक्सपोर्ट को कह दें, अच्छा, ये तो नहीं कि पानी बंद कर दें। जब पानी से बिजली निकाल लेते हैं तो पानी कितना पावरफुल रहेगा? पानी से बिजली में क्या है, इसमें क्या जो है वो पानी फ्लो करना है, चाहे टरबाइन से करे, चाहे रेत पर करे, चाहे जो है पाइप से करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत- आपने इतना टाइम दिया। बहुत मेहरबानी है महल। आप ये अब ये समझ गए होंगे कि ये जो होता है, ये जो स्टेक होल्डर होते हैं, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट बदलती है, उनके लोग आते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी पे प्रेशर देते हैं, उससे हालात ख़राब होते हैं। और इनको गवर्नमेंट्स को ये चाहिए है कि जब ये आते हैं तो ये रेस्पेक्ट दें, काम करने वालों को काम करने दें। और फिर ये सारा जो है कमाल मजीदुल्लाह का मैं बताता हूँ कि इसने होल्ड किया हुआ था, इसने जो आर्टिकल लिखवाया था, एक लड़का है इस्लामाबाद में, उसको नीलम वैली हेलीकॉप्टर में लगे है, उसको दुबई लगे है, उसको खाने कौन से खिलाए अखबार में था? और उसको न्यूज में अच्छा। उसने कहा जी ये आर्टिकल लिखने हैं आपने, क्या नाम क्या था? ठीक है जी, उसका नाम था खालिद मुस्तफ़ा, अच्छा, ठीक है जी। अच्छा। उससे आर्टिकल लिखवाया है। और एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं खालिद महमूद, वफात पा गए, अल्लाह ताला जनसीब करे, जी जी, ठीक है जी। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया, उन्होंने कहा शाह साहब मुझे भी ऑफ़र की थी उन्होंने, बट आई रिफ्यूज्ड कि आपके ख़िलाफ़ लिखूं, ठीक है जी। अब ये जब सूरत हाल हो उधर, तो क्या किसी ने काम करना है तो क्या नहीं करना है। और फिर वो जिसको आजकल तो मीडिया है, जिसको मर्जी ट्रेटर आप कह दें, फलां कर दें। हाँ, वो तो मैं पेंशन होल्डर, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे तो किसी ने कभी पूछा ही नहीं। मैं तो जहाँ जाता हूँ वो कहते हैं जी लाइन से बाहर आ जाएं शाह साहब आप। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।